नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 की यदि तैयारी कर रहे हैं या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे बच्चों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण आपको इसलिए है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग जिक्र करेंगे संगीतज्ञ और उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ तथा कब लिखा गया, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स में 2 नंबर का आने वाला है। तो हम लोग इस टॉपिक को बारीकी से केयर करेंगे बच्चों। यह मैराथन क्लास 26 नंबर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और अति महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है एडमिट कार्ड लॉन्च हो गया है, अतः आप जाकर के साइट पर आप जरूर अपना एडमिट कार्ड को अपलोड कर ले। अब बच्चों यहाँ पर पेड फॉर पीडीएफ का कोर्स चल रहा है, जिसके इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। आपको बहुत ही डीपली और सटीक तरीका से आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। बच्चों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर केयर कीजिए, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि गीत सूत्र सार ग्रंथ कहां से प्रकाशित हुआ। गीत सूत्र सार ग्रंथ कहां से प्रकाशित हुआ? ए में आपका कलकत्ता, बी में लखनऊ है, सी में बच्चों आगरा और डी में आपको दिल्ली है। बताइए क्या आंसर होगा कि गीत सूत्र सार ग्रंथ कहां से प्रकाशित हुआ। तो मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि गीत सूत्र सार ग्रंथ कहां से प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि मुरीफुनगमात को किस भाषा में लिखा गया था? ए में आपका हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में फारसी, डी में बच्चों उर्दू। तो आपको बताते चले कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का कौन सी भाषा का, हिंदी और अंग्रेजी तो हो नहीं सकता है, फारसी भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उर्दू। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मुरीफुनगमात कितने खंडों में प्रकाशित है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, सी में 2 है और डी में आपका 1 है। तो मित्रों आप कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 आंसर इसका आपका क्या है, सही है। बच्चों एक मेरे पास कोर्स चल रहा है पेड फॉर पीडीएफ। जो भी बच्चे पीडीएफ खरीद चुके हैं उनके लिए हम एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसमें सभी बच्चों को जोड़ दिया गया। प्रतिदिन उसमें लाइव क्लास भी लिए जाते हैं उस ग्रुप के माध्यम से, और जैसे विभिन्न प्रकार के सूचना और उसमें ग्रुप में मैथ और रीजनिंग जो भी पूछेंगे, जीके जिस भी पूछेंगे उसका हम निःशुल्क बच्चों जो व्यक्ति पेड कोर्स खरीद लिया उसको निःशुल्क में हम उस चीज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, अतः आप भी कोर्स को जरूर खरीद लें। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी ग्रंथ में कितने संगीतज्ञों का वर्णन किया गया है? आईने अकबरी ग्रंथ में कितने संगीतज्ञों का वर्णन किया गया है? तो मित्रों ए में आपका 15, बी में 25, सी में 36 और डी में बच्चों 47 है। तो बच्चों इतना आपको हिंट हम जरूर करेंगे प्रत्येक प्रश्न में कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो जैसे किसी संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग है वही उसका आंसर होगा। तो बताइए कि इसमें से कौन सही आंसर है, या तो होगा बी या तो सी। तो आईने अकबरी ग्रंथ में कितने संगीतज्ञों का वर्णन किया गया है? तो मित्रों आईने अकबरी ग्रंथ में कुल 36 संगीतज्ञों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको सी नंबर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिए बच्चों राग कल्प द्रुत किस संस्था से प्रकाशित हुआ? तो ए में आपको है वांगे साहित्य परिषद कोलकाता, बी में है संगीतज्ञ जैसे संगीतज्ञ नारायण अखंड लखनऊ जैसे विश्वविद्यालय है, सी में संगीत कार्यालय हाथरस और डी में आपका संगीत नाटक अकादमी दिल्ली। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वांगे साहित्य परिषद कलकत्ता। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत उपनिषद द्वार पुस्तक में कितने अध्याय हैं? ए में आपका 6 है, बी में 7 है, डी में बच्चों 8 है और सी में आपका 8 है और डी में आपका 9 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
कुल 6 अध्याय इस किताब में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ध्यान दीजिएगा मित्रों कि मानसो उल्लास के रचयिता कौन थे। मानसो उल्लास के रचयिता कौन थे? ए में आपका हरिपाल, बी में बच्चों कपिल वात्स्यायन, सी में आपका है सोमेश्वर और डी में आपका है पार्श्वदेव। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो मित्रों मानसो उल्लास के रचयिता जो है आपको सोमेश्वर साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जिक्र कर रहे हैं संगीतज्ञ तथा उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ और तथा अध्याय या कब उसको लिखा गया। ठीक है, तो प्रश्न मित्रों कि संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ए में आपका मित्रों 7 है, बी में 8 है, सी में 9 है और डी में आपका 10 है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो मित्रों को बताते चले कि संगीत समयसार ग्रंथ में कुल जो है 9 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मान उल्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका अभिलिषितार्थ चिंतामणि, बी में आपको संगीत चूड़ामणि और डी सी में बच्चों दामोदर साहब और डी में आपको दतिल साहब। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट्स में दिया कीजिए कि मानसो उल्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों अभिलिषितार्थ चिंतामणि। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हृदय नारायण देव का पूरा नाम क्या था? हृदय नारायण देव का पूरा नाम क्या था? ए में आपको मित्रों ऑप्शन है हृदय नारायण देव शाह, बी में हृदय नारायण देव साहू, सी में हृदय नारायण देव झा और डी में बच्चों हृदय नारायण देव पंडित है। तो मित्रों आप कमेंट पर तुरंत आंसर दीजिए कि हृदय नारायण देव का जो पूरा नाम क्या था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अर्थात हृदय नारायण देव साहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग तत्व विबोध में कितने अध्याय होते हैं? राग तत्व विबोध में कितने अध्याय होते हैं? ए में आपका 8 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी बच्चों 6 है। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि राग तत्व विबोध में कितने अध्याय होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में डालते रहें। तो राग तत्व विबोध में कितने अध्याय मित्रों? तो आपको बताते चले कि राग तत्व विबोध में कुल अध्याय की संख्या जो है आपको 8 अध्याय है। कितना अध्याय है? 8 अध्याय है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राग दर्पण किस राजा के आश्रय में फकीरुल्लाह ने लिखी थी? राग दर्पण किस राजा के आश्रय में फकीरुल्लाह ने लिखी थी? ए में आपका अकबर है, बी में आपको शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी बच्चों जहांगीर है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताइए कि क्या आंसर होगा कि राग दर्पण किस राजा के आश्रय में फकीरुल्लाह ने लिखी थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, फकीरुल्लाह साहब किसके दरबार में रहते थे? तो औरंगजेब के दरबार में रहते थे। और राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों कि सहरस का संपादन किसने किया था? सहरस का संपादन किसने किया था? ए में बच्चों आपका ऑप्शन है आचार्य बृहस्पति देव, बी में आपका डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सी में नायक बख्शो, डी में बच्चों तानसेन। तो बताइए क्या आंसर होगा कि सहरस का संपादन किसने किया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमलता शर्मा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। रस कौमुदी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? रस कौमुदी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ए में आपका है 2, बी में है 5, सी में है 10 और डी में बच्चों 12। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रस कौमुदी ग्रंथ में कितने अध्याय होते हैं? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि रस कौमुदी ग्रंथ में कुल जो है 10 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन थे? मित्रों बार बार बता रहे हैं कि आज के क्लास में हम जिक्र करेंगे कि
जैसे संगीतज्ञ तथा उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ। ठीक है, तो रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन आपका है ए में आपका है पुंडरीक विठल साहब, बी में श्रीकंठ साहब, सी में भाभट्ट और डी में बच्चों श्रीनिवास। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो मित्रों बताते चले कि रस कौमुदी ग्रंथ के जो लेखक श्रीकंठ साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि मन उल्लास की रचना किस शताब्दी में हुई थी? ए में आपका 9वीं शताब्दी, बी में 10वीं शताब्दी, सी में 12वीं शताब्दी, डी में बच्चों 14वीं शताब्दी। आप कमेंट्स में फट आंसर दिया कीजिए कि मन उल्लास की रचना किस शताब्दी में हुई थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि संगीत समयसार पुस्तक किस शताब्दी में रचित हुई। ठीक है, संगीत समयसार पुस्तक किस शताब्दी में रचित हुई? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में बच्चों आपका 13वीं शताब्दी, डी में आपका 9वीं शताब्दी। तो मित्रों आप कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए कि संगीत समयसार पुस्तक किस शताब्दी में रचित हुई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि अनूप संगीत विलास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था? सॉरी मैंने कब लिखा गया था? ठीक है, मैंने इसे रेंज दिया हुआ कि अनूप संगीत विलास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था। हालांकि यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि कब से कब तक इसको लिखा गया था। तो मित्रों ए में आपका 1774 से 1809, बी में 1679 से 1709, सी में बच्चों 1709 से 1874 और डी में आपको 1609 से 1750। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अनूप संगीत विलास ग्रंथ किस शताब्दी में कब से कब लिखा गया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1679 से 1709 तक। मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया कीजिए और इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। प्रश्न बच्चों हृदय कौतुक तथा हृदय प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? बार बार बता रहे मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में छुपा हुआ है। ए में आपका सोमनाथ साहब, बी में भाभट्ट, सी में बच्चों अहोबल साहब और डी में आपको हृदय नारायण देव। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए। आपको बार बार हिंट कर रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जो छुपा हुआ मित्रों प्रश्न में छुपा हुआ कि हृदय प्रकाश मतलब हृदय नारायण देव। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि वेंकटमुखी होगा। वेंकटमुखी का पूरा नाम क्या था? वेंकटमुखी साहब का पूरा नाम क्या था मित्रों? तो ए में आपका है वेंकट झा, बी में आपका वेंकटेश शाह और सी में आपको बच्चों वेंकटेश्वर दीक्षित और डी में आपका वेंकटेश्वर पंडित। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वेंकटमुखी का पूरा नाम क्या था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि वेंकटेश्वर दीक्षित। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों हम लोग कि संगीत दर्पण ग्रंथ में कितने अध्यायों में विभक्त है? संगीत दर्पण ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? अर्थात कहने के मतलब बच्चों कि संगीत दर्पण में कितने अध्याय हैं? ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में 6 और डी में आपका 8 है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत दर्पण ग्रंथ में कितने अध्यायों में विभक्त है? तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत दर्पण में कुल 2 अध्याय हैं। ये पहला आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? ठीक है, संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? ए में आपको 18वीं शताब्दी, बी में 17वीं शताब्दी, सी में 16वीं शताब्दी, डी में बच्चों 15वीं शताब्दी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको 17वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। संगीत समयसार पर टीका किस सन में लिखा गया था? संगीत समयसार पर टीका किस सन में लिखा गया था? ए में आपका 1977, बी में 1978, सी में 1950 और डी में 1980। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत समयसार पर टीका किस सन में लिखा गया था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अप्रैल मतलब 1977 में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि अभिनव ताल मंजरी का हिंदी अनुवाद किस ग्रंथकार ने किया था? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मधुकर साहब, बी में पुरुधाधीच और सी में है प्रांजेपे और डी में बच्चों ओमकार नाथ ठाकुर।
तो बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा कि अभिनव ताल मंजरी का हिंदी में अनुवाद किस ग्रंथकार ने किया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है कि पुरोधाधीच। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संगीत परिजात ग्रंथ में कितने श्लोक पाए जाते हैं? संगीत परिजात ग्रंथ में कितने श्लोक पाए जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि संगीत परिजात में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने श्लोक हैं। ए में आपको 500, बी में 600, सी में 200, डी में 400। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत परिजात ग्रंथ में कुल कितने श्लोक पाए जाते हैं। तो मित्रों संगीत परिजात में कुल जो है 500 श्लोक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मनसो उल्लास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? मनसो उल्लास ग्रंथ जो है किस शताब्दी में लिखा गया? ए में आपको 12वीं शताब्दी, बी में 13वीं शताब्दी, सी में आपका 14वीं शताब्दी, डी में 15वीं शताब्दी। तो आपको कमेंट्स में तुरंत आंसर देना है कि मनसो उल्लास ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मनसो उल्लास की रचना किसमें हुई है? मनसो उल्लास की रचना जो है किसमें हुई है? ए में आपको मित्रों रस में, बी में प्रबंध में, सी में आपका है अनुष्टुम छंद में और डी में बच्चों अलंकारात्मक शैली में। तो बताइए क्या आंसर होगा कि मनसो उल्लास की रचना किसमें हुई है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। तो मनसो उल्लास की जो रचना हुई है अनुष्टुम छंद में हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक कौन थे? नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए में आपका नारद साहब, बी में लोचन साहब, सी में रामत्य साहब और डी में बच्चों पुंडरीक विठल साहब। तो बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न को पढ़ने के उपरांत बच्चों हम कुछ समय आपको दे देते हैं ताकि आप आंसर कमेंट्स में डाल सकें। तो नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक जो है मित्रों आपको पुंडरीक साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। स्टेट 2023 में जो बच्चों एग्जाम जो हुआ था 2 शिफ्ट में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे। तो मित्रों ए में आपका विष्णु शर्मा, बी में शाहानंदा, सी में शुभांकर और डी में बच्चों नान्या भोपाल। तो बताइए क्या आंसर होगा कि इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शाहानंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि वाराली माध्यम से किसे कहा गया है? वाराली माध्यम किसे कहा गया है? ए में आपका ऑप्शन है मध्यम ग्राम के पंचम को, बी में मध्यम ग्राम के सदज को, सी में मध्यम ग्राम के धैवत को, डी में तो सदज ग्राम के पंचम को। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि वाराली मध्यम किसे कहा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल मध्यम ग्राम के पंचम को। ठीक है, सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए ताकि आंसर सभी प्रश्न का आंसर आपको याद हो जाए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। प्रश्न मित्रों संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था? संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था? ए में आपका दामोदर साहब, बी में सोमनाथ साहब, सी में सर्वदेव और डी में बच्चों श्रीनिवास साहब है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक जो है सर्वदेव साहब है। इनका संबंध जैन धर्म से था। जैन धर्म के 23वें गुरु थे। अगला प्रश्न है गीत सूत्रधार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? गीत सूत्रधार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है उर्दू, बी में संस्कृत, सी में बांग्ला और डी में बच्चों ब्रज भाषा है। तो मित्रों आप कमेंट्स पर तुरंत आंसर दिया कीजिए कि गीत सूत्रधार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो मित्रों गीत सूत्रधार जो है आपको बांग्ला भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्वर मेल कला निधि किस शताब्दी में लिखा गया था? स्वर मेल कला निधि ग्रंथ जैसे किस शताब्दी में लिखा गया था? ए में आपको 19वीं शताब्दी, बी में 18वीं शताब्दी, सी में 17वीं शताब्दी और डी में 16वीं शताब्दी। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि स्वर मेल कला निधि ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था। तो मित्रों आपको बताते चले कि स्वर मेल कला निधि के लेखक रामत्य साहब हैं। इसकी रचना जो हुई थी 16वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से कि पुंडरीक विठल किस राजा के दरबार में गायक थे? पुंडरीक विठल साहब किस राजा के दरबार में गायक थे? ए में आपका है शाहजहां, बी में अकबर और सी में है बुरहानपुर और डी में है बच्चों और ए औरंगजेब है।
तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। इतना फास्ट बच्चों इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना अधिक से अधिक, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक पढ़ लेना है। भरत भाष्यम में कुल कितने अध्याय हैं? भरत भाष्यम में कुल कितने अध्याय हैं? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 21, बी में 15, सी में 19 और डी में 17। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि भरत भाष्यम में कुल कितने अध्याय हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि भरत भाष्य में कुल 17 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि संगीत राज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? संगीत राज ग्रंथ के रचयिता कौन थे मित्रों? कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि संगीत राज ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो ए में आपका ऑप्शन है हरिभट्ट साहब, बी में कुंभकर्ण और सी में बच्चों व्योम भूपाल और डी में आपका है ए नन्या भूपाल। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों संगीत राज ग्रंथ के जो रचयिता थे कुंभकर्ण, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, ए में आपका है विमलकांत राय चौधरी, बी में है डॉक्टर वी राघवन, सी में विष्णु नारायण भारत खंडे साहब और डी में बच्चों भगवत शरण शर्मा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फटाफट मित्रों आप जैसे पढ़ा कीजिए, ठीक है, और जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तुरंत आप कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। भरत भाष्यम ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? भरत भाष्य ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ए में आपका 14, बी में 15, सी में 16, डी में बच्चों 17 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भरत भाष्यम ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो मित्रों भरत भाष्य ग्रंथ में कुल 17 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि भरत भाष्यम ग्रंथ किस संस्था में प्रकाशित हुआ था? तो ए में आपका मित्रों वांग्यम साहित्य संस्था कोलकाता, बी में बच्चों इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ और सी में संगीत नाटक अकादमी लखनऊ और डी में बच्चों ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिशियन ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन थे? ए में आपका ऑप्शन है ए आर गोस्वामी, बी में है भगवत शरण शर्मा, सी में अशोक डी रनाडे और डी बच्चों डॉक्टर हेमलता। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ऑन म्यूजिक एंड म्यूजिशियन ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अशोक डी रनाडे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। इवोल्यूशन ऑफ राग एंड ताल इन इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन थे? ए में आपका ऑप्शन है एम आर गौतम, बी में है साइबन सेबर्ट लियोपोल्ड और सी में है दामोदर गुप्त और डी में बच्चों अब्दुल हसन साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल एम आर गौतम। सही प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। सरस्वती हृदयालंकार और भरत भाष्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? बताते चले मित्रों कि भरत भाष्य ग्रंथ का अन्य नाम है सरस्वती हृदयालंकार। तो मित्रों जैसे सरस्वती हृदयालंकार और भरत भाष्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ए में है नन्या भूपाल, बी में शुभांकर, सी में लोचन साहब और डी में बच्चों प्रेमलता शर्मा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको नन्या भूपाल। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका है चतुर्थ अध्याय, बी में पंचम अध्याय, सी में सप्त अध्याय, डी में आपको अष्ट अध्याय। तो मित्रों यदि इस प्रश्न का बच्चों आप आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो आपको हमसे अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। इसलिए इसका कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत रत्नाकर को सप्त अध्यायी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्यायों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि किताबे नवरस के रचयिता कौन थे? ए में सोमेश्वर देव, बी में फकीरुल्लाह, सी में बच्चों आपको इब्राहिम आदिल शाह और डी में नन्या भोपाल। तो मित्रों आप कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए कि किताबे नवरस के रचयिता कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इब्राहिम आदिल शाह। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करें। ध्यान दीजिएगा कि तोहफ उल हिंद की शताब्दी में लिखा गया है। तोहफत उल हिंद की शताब्दी में लिखा गया। ए में 12वीं शताब्दी, बी में 14वीं शताब्दी, सी में आपका 18वीं शताब्दी, डी में बच्चों 20वीं शताब्दी। मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि तोहफत उल हिंद की शताब्दी में लिखा गया है। तो मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सी भोपाल कृत संगीत रत्नाकर पर की गई टीका का नाम बताइए। ए में संगीत सार, बी में संगीत संकलन, सी में बच्चों संगीत सुधाकर और डी में अभिनव भारतीय। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के मद्देनजर तैयार किए गए हैं और गलती होने से आपको डरने की जरूरत एकदम नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी, संगीत सुधाकर। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ किस सन में लिखा गया? तो ए में आपका 1834, बी में 1836, सी में 1750 और डी में बच्चों 1820 होगा। 2 जीरो गलत बैठ गया। ठीक है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ किस सन में लिखा गया था। तो मित्रों आपको बताते चले कि अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ जो बच्चों आपको लिखा गया है वो आपको 1834 में लिखा गया। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विक्टोरिया साम्राज्य किस लेखक का प्रकाशन था? ठीक है। विक्टोरिया साम्राज्य किस लेखन का प्रकाशन था? ए में आपका सौरेंद्र मोहन ठाकुर, बी में यतीन्द्रनाथ ठाकुर, सी में शांति देवी, डी में बच्चों कमला चट्टोपाध्याय। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सौरेंद्र मोहन ठाकुर। एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर पर की गई सी भोपाल का टीका किस शताब्दी की रचना है? ए में आपका 16वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में 14वीं शताब्दी, डी में 13वीं शताब्दी। कमेंट्स पर तुरंत आंसर बच्चों दीजिए। तो इस प्रश्न का यदि आपको आंसर याद है मित्रों तो आंसर आप कमेंट्स पर लगातार दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कलिनाथ की टीका का नाम क्या था? कलिनाथ की टीका का नाम क्या था? बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट से बच्चों तुरंत देना चाहिए। ए में संगीत सुधा, बी में भाव प्रकाशनम, सी में बच्चों हृदयालंकार और डी में कलानिधि। तो कलिनाथ टीका का नाम जो था मित्रों आपको कलानिधि था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 6 प्रिंसिपल राग के लेखक कौन थे? ए में आपका एस.एम. टैगोर साहब और बी में आपको शाहनंदा, सी में है कृष्णधन बनर्जी और डी में आपका है घनश्याम दास। तो मित्रों बताइए कमेंट्स में आंसर कि क्या आंसर होगा कि 6 प्रिंसिपल राग के लेखक कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, एस.एम. टैगोर साहब। मित्रों फास्ट लेने के कारण यही है क्लास की कम समय एग्जाम का बचा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का बच्चों जो है आपको एडमिट कार्ड के मत तो दे ही दिया है, तो अब हम लोग को तैयारी करने की जरूरत ज्यादा है। तो प्रश्न है कि कलानिधि ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा है? कलानिधि ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा है? ए में 13वीं शताब्दी, बी में 14वीं शताब्दी, सी में 15वीं शताब्दी, डी बच्चों 16वीं शताब्दी। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि कलानिधि ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा है? ठीक है। सॉरी कलिनाथ ने, तो कलिनाथ जो टीका लिखे थे उस टीका का नाम था कलानिधि। तो कलिनाथ जैसे कलानिधि को किस शताब्दी में कलानिधि टीका का रचना किए थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि राग तरंगिणी के लेखक कौन थे? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। ए में आपका मित्रों कोहल है, बी में मतंग साहब, सी में सोमेश्वर साहब और डी में आपका लोचन साहब।
तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग तरंगिणी के लेखक कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग तरंगिणी के जो लेखक है लोचन साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि पंडित लोचन का पूरा नाम क्या था। पंडित लोचन साहब का पूरा नाम क्या था। तो ए में लोचन झा, बी में लोचन साहू, सी में लोचन शाह और डी में बच्चों लोचन राय। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित लोचन का पूरा नाम क्या था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि पंडित लोचन साहब का पूरा नाम था लोचन झा। ये पहल आंसर सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन थे। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन थे। ए में आपका सोमेश्वर साहब, बी में ए.एच. फाक्सट्रस्ट अस्ट्रेगवेज, बी में कोहल साहब और डी में बच्चों मतंग साहब। बताइए दोस्तों क्या आंसर हुआ कि द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए.एच. फाक्सट्रस्ट अस्ट्रेगवेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग चलेंगे कि जलालुद्दीन रूमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। जलालुद्दीन रूमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ए में आपका है मिराते आफ्ताब गुमा, बी में है मसनती मानती और सी में आपका है तशरीकुल मौसिकी और डी में बच्चों राग कौतूहल नृत्य प्रकरण है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत कठिन नाम था, इसे घबराना नहीं है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे बच्चों। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। ए में आपका 10 अध्याय, बी में 12, सी में 14 और डी में बच्चों 7 अध्याय। तो बताइए कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दीजिए कि द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों को बताते चले कि द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कुल अध्यायों की संख्या 1 दर्जन है, मतलब 12 आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि स्वरमेल कलानिधि में कितने अध्याय हैं। स्वरमेल कलानिधि में कितने अध्याय हैं, आपको कमेंट से बताना है कि स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है। और हम आपको बता देते हैं कि स्वरमेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों स्वरमेल कलानिधि में कुल अध्यायों की संख्या 7 ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि सोमबाला गायिका शास्त्रीय संगीत की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हुई। ए में आपका ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में तराना और डी में बच्चों ठुमरी। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको हम जरूर समय देंगे। अब कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि सोमबाला गायकी शास्त्रीय संगीत का किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग चंद्रिका सार के लेखक कौन थे। राग चंद्रिका सार के लेखक कौन थे। ए में आपका पंडित विष्णु शर्मा, बी में पंडित विष्णु नारायण, सी में लोचन साहब और डी बच्चों रोमेश्वर साहब है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग चंद्रिका सार के लेखक कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग चंद्रिका सार के लेखक जो थे मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए एप्पल पंडित विष्णु शर्मा। एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि डॉक्टर प्रभा अन्ने, ठीक है, डॉक्टर प्रभा अन्ने ने कौन से ग्रंथ को लिखा था। ए में अर्जुन भारतम, बी में है स्वरमयी, सी में कुटिनितनम और डी में बच्चों राग और रस है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि डॉक्टर प्रभा अन्ने ने कौन से ग्रंथ को लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वरमयी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे कि सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत पहले इसी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका विदेशी है, बी में भारत कोश, सी में भारत भाष्यम और डी बच्चों मनसो उल्लास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत भाष्यम। ठीक है, भारत भाष्यम। अगला प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा बारीकी से कि सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन थे। सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन थे मित्रों। तो ए में आपका ऑप्शन है कुंभन दास, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास और डी में सूरदास है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सूरसागर ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो आपको बताते चले कि सूरसागर ग्रंथ के लेखक आपको हैं सूर्यदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और तब तक बच्चों आप इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो सर्वप्रथम रचित वेद का नाम, सभी का आंसर सही है।
इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद कि सभी बच्चे आंसर सही दिए। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत राज ग्रंथ के संपादक का नाम बताइए। संगीत राज ग्रंथ के संपादक का नाम बताइए। इसमें से कौन है जो संगीत राज ग्रंथ के संपादक किए? तो ए में है प्रेमलता शर्मा, बी में शाहानंदा, सी में विष्णु शर्मा और डी बच्चों नान्या भोपाल साहब। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा, यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत राज ग्रंथ के संपादक कौन थे? तो एप्पल मतलब प्रेमलता शर्मा, प्रेमलता शर्मा। अगले प्रश्न की ओर केयर कीजिए। शुद्ध छायांग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में लिखी? किस ग्रंथ में लिखित? ए में है संगीत रत्नाकर, बी में संगीत दर्पण, सी में है संगीत मरकंद, डी बच्चों विदेशी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद हो तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी संगीत दर्पण, संगीत दर्पण। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए मित्रों। संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने अध्याय विभाजित हैं? संगीत मरकंद ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? ए में आपका 4 है, बी में 8 है, सी में 6 और डी बच्चों 2 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत मरकंद ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर टच करें। आपको डरने की जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। आप हमारे साथ प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें। मित्रों आपको प्रतिदिन क्लास बहुत डीपली करवा दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ध्यान दीजिएगा 2। मतलब संगीत मरकंद में कितने अध्याय हैं? तो 2 है। संगीत मरकंद की रचना किसने किया था? तो नारद साहब किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रच्छादन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? प्रच्छादन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए में आपका संगीत कल्पद्रुतम, बी में संगीत मरकंद, सी में बच्चों संगीत समयसार और डी में संगीत दामोदर। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि प्रच्छादन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि प्रच्छादन जो प्राप्त होता है आपको संगीत समयसार में, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों 70 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने श्लोक है? ठीक है, संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने श्लोक है? ए में आपका 460, बी में 560, सी में 360 और डी में 260 है। तो मित्रों संगीत मरकंद में कुल जैसे ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 560 है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। किस ग्रंथ में इमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में इमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन मिलता है? ए में आपको सरस्वती हृदय अलंकार, बी में राग दर्पण, सी में राग तरंगिणी और डी बच्चों संगीत मीमांसा। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग तरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर कीजिएगा। प्रश्न है मित्रों आपका कि गीत गोविंद ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? गीत गोविंद ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? ए में 12वीं शताब्दी, सी में बी में आपको 13वीं शताब्दी और सी में है 14वीं शताब्दी बच्चों और डी में आपका 15वीं शताब्दी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गीत गोविंद ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? तो बच्चों आपको बताते चले कि गीत गोविंद जो ग्रंथ है के लेखक जयदेव है और इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में हुआ। एप्पल आंसर आपका 100% सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करिए। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि गीत गोविंद ग्रंथ में किस, ध्यान दीजिएगा कि गीत गोविंद ग्रंथ में किस देवता के गीतों का उल्लेख मिलता है? ए में देवी, बी में सीताराम, सी में शिव और डी में राधा कृष्ण। तो मित्रों गोविंद से आप समझ सकते हैं कि गोविंद किस भगवान का उपनाम था। तो मित्रों इस प्रकार आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं कि गोविंद किस भगवान का उपनाम माना गया है। तो मित्रों प्रश्न है कि गीत गोविंद ग्रंथ में किस देवी देवताओं का गीतों का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर डी का। सभी बच्चों का आंसर कमेंट्स में सही आया। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि जयदेव साहब किस राजा के आश्रय में थे? मतलब जयदेव साहब किस राजा के दरबार में रहते थे? ए में आपका रामकृष्ण सेन, बी में राधा कृष्ण सेन, सी में बच्चों लक्ष्मण सेन और डी में है भीमदेव सेन। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि जयदेव साहब किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। मित्रों जैसे ये
पेड फॉर पीडीएफ पे क्लास चल रहा है, तो उसके माध्यम से बच्चों आप जो है आप हमारे साथ जैसे पैकेज खरीद सकते हैं और पैकेज के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं बच्चों, इसलिए पैकेज को जरूर खरीद लें। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत दामोदर ग्रंथ की रचना किसने की थी? संगीत दामोदर ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए में आपका है बच्चों शुभांकर, बी में इब्राहिम और डी में नान्या भोपाल और सी बच्चों नारद साहब। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत दामोदर ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शुभांकर साहब, ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में प्रबंध अध्याय कौन सा है? कहने का मतलब कि संगीत रत्नाकर में जो 7 अध्याय है, तो कितने नंबर अध्याय को प्रबंध अध्याय कहा गया है? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 और डी में बच्चों 4 है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर में प्रबंध अध्याय कौन सा है? तो मित्रों 4 नंबर अध्याय को जैसे प्रबंध अध्याय बोला गया है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों हम लोग कि संगीत रत्नाकर में कितने परिशिष्ट हैं, ठीक है, अध्याय नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, संगीत रत्नाकर में कितने परिशिष्ट हैं। बहुत सारे बच्चे इसको 7 मार करके आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि 7 100% आपका गलत है, ठीक है। संगीत रत्नाकर में कितने परिशिष्ट हैं? तो परिशिष्ट कहने का मतलब है कि जो 7 अध्याय हैं उनको अध्ययन करने के लिए एक सहयोग के रूप में जैसे एक अध्याय लिखा जाता है, उसी को परिशिष्ट बोला जाता है सहयोग के लिए, ठीक है। तो मित्रों संगीत रत्नाकर में जो 7 अध्याय है उसको पढ़ने के लिए, सही से अध्ययन करने के लिए 5 परिशिष्ट का निर्माण किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 पर बारीकी से हम लोग क्लियर करेंगे। संगीत सार ग्रंथ के लेखक नरहरि चक्रवर्ती का असली नाम क्या था? देखिए यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि संगीत सार के लेखक कौन है? तो नरहरि, और नरहरि का जो है से असली नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा। ए में कालिदास, बी में घनश्याम दास, सी में काशीनाथ और डी बच्चों विष्णु शर्मा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा काशीनाथ साहब, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि बनी नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ था? बनी नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ था? ए में 1770, बी में 1877, सी में बच्चों 1880 और डी में 1905 है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि बनी नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों आपको बताते चले कि बनी नामक ग्रंथ जो है से 1877 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका निश्चित है कि चुटकी बजा करके सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न आपका है कि पंडित विशंभर नाथ भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है? ए में आपका स्वर मेल कलानिधि, बी में संगीत रत्नाकर, सी में संगीत मरकंद और डी में बच्चों आपका ऑप्शन है संगीत चिंतामणि। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि पंडित विशंभर नाथ भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है? तो मित्रों स्वर मेल कलानिधि का जैसे हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि इसी चैनल पर बच्चों बाल विकास आर्ट ऑफ टीचिंग का बच्चों मिस जैसे मैम शिवानी गुप्ता क्लास प्रतिदिन ले रहे हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। इतने सारे बच्चे जैसे 7 बजे भी क्लास आप लोग ज्वाइन करना शुरू कर दे, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जरूरी कि 30 नंबर का आपको कोई भी सब्जेक्ट का हो, सिर्फ म्यूजिक के लिए हम नहीं 30 नंबर का क्लास चला रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट के बच्चे जो हैं ये स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट का, उनको सभी में 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग जैसे आएगा ही आएगा। तो सभी सब्जेक्ट वाले जैसे स्टूडेंट से मेरा अपील है कि मैम शिवानी गुप्ता का जो है से आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ताकि 30 नंबर में इनका उद्देश्य है कि कम से कम 25 नंबर आपका पकड़ा जाए। इसके लिए इनकी क्लास को आपको ज्वाइन करना होगा। प्रश्न बच्चों कि भारत रत्न की लेखिका कौन थी? अर्थात कहने का मतलब है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ए में सुब्बालक्ष्मी, बी में डॉक्टर प्रेमलता, सी में डॉक्टर प्रभा अन्य और डी में गंगूबाई ढंग।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एमएस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एमएस सुब्बालक्ष्मी। अगला प्रश्न है, संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया है? ए में आपका ऑप्शन है बच्चों प्रेमलता शर्मा, बी में है मुकुंद लाठ, सी में आचार्य बृहस्पति और डी में बच्चों एम आर कवि। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत राज ग्रंथ किस विद्वान द्वारा संपादित किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रेमलता शर्मा। ये पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर केयर कीजिएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न है कि नन्या भूपाल के ग्रंथ भारत भाष्यम का संपादन किसने किया था? ए में आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में प्रेमलता शर्मा, सी में बच्चों चैतन्य देसाई और डी में आपका नान्या देव। तो बच्चों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि नन्या भूपाल का ग्रंथ है भारत भाष्यम। ठीक है, या पूछ सकता है कि भारत भाष्यम के ग्रंथकार कौन है? तो नन्या भूपाल साहब। इसका संपादन किसने किया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चैतन्य देसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि बच्चों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों लाइक भी जरूर क्या कीजिए। इसे अपने स्टडी ग्रुप, अपने व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या जितने भी प्रकार का वो टेलीग्राम हो, आपको जितने भी प्रकार का बच्चों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास है उन सभी के पास आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। इतने सारे बच्चे मिलकर एक साथ कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे ए स्टेट और बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस और ईएमआरएस मतलब जितने बच्चे किसी भी प्रकार के म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं उनका क्लास यहाँ पर चलाया जाता है। आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बच्चों एक चीज जरूर बताएंगे हम आपको कि इसी चैनल पर पेड फॉर पीडीएफ और ई बुक का बच्चों तैयारी कर दिया गया है। आप पीडीएफ हमसे खरीद सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से 199 रुपए पेमेंट करके बच्चों आप पीडीएफ को जरूर खरीद सकते हैं। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।